हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों का सौर एकेडमी में स्वागत है। हमारी जो आर्मी अग्निवीर की क्लासेस चल रही हैं उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये एक प्रकार की आपकी रिवीजन क्लास होगी, पूरे सिलेबस को रिवाइज किया जा रहा है। इसके अलावा हर प्रश्न के साथ कुछ अतिरिक्त तथ्यों को भी शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो उनको नोट कर लीजिएगा, उनको देख लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? हिमालय की का जो पीर पंजाल पर्वतमाला है यह किसका भाग है? ऑप्शन में देखें तो मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, शिवालिक, लघु हिमालय। ये जो पीर पंजाल पर्वतमाला है ये मोस्टली जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाले भाग में, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से शुरुआत होती है इसके पत्नीटाप वगैरह क्षेत्र से, और ये सीधे हिमाचल में गढ़वाल वाले क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो ये कहां पे स्थित है? तो ये बृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। कहां पे स्थित है? बृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु हिमालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से रखिए, बहुत ध्यान से देखिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? यहां पे पूछा गया क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन में देखें तो टिटिकाका, ये कौन सी है? ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, ये भी याद रखिए, ऊंची नौकागम्य झील। कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और सब खारे पानी की झील है। तो यदि पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर होगी, और खारे पानी की झील तो कैसे कैस्पियन सागर होगी। इसके अलावा जो पूछा गया है सबसे गहरी झील, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल लेक है। ये कहां पे है? रूस में स्थित है। बैकाल लेक विश्व की सबसे गहरी झील है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन में सुपीरियर झील है, तो यह विश्व की सबसे स्वच्छ पानी की झील है। मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। तो इस तरह से चारों फैक्ट को याद रखिए। टिटिकाका सबसे ऊंची नौकायान झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, और स्वच्छ पानी शुद्ध पानी की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील। इस तरह से चारों फैक्ट को याद रखिए। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन बनी थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी थी? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित और कादम्बनी बोस। तो कौन बनी थी? ये एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। यदि यहीं पे प्रश्न पूछा जाए तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये सरोजनी नायडू बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट है, और यदि प्रथम पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजनी नायडू है। दोनों फैक्ट याद रखिए। यहां पे महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो एनी बेसेंट है। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित है, खेलों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहां पे किया गया था? तो ये 1930 में हैमिल्टन कनाडा में शुरुआत हुई थी इसकी। कहां पे? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। और भारत में पहली बार 2010 में। एक ही बार हुआ है भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। कब हुआ? 2010 में। इसमें 38 स्वर्णों के साथ भारत ने कुल 101 पदक जीते थे। और यहां पे कहां पे भारत में आयोजन किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। कहां पे? दिल्ली में। इसके अलावा एशियाई खेलों का भी आयोजन भारत में किया गया है। पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में ये भी भारत में किया गया था, और 1982 में दूसरी बार। दो बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 51 में और 82 में किया गया है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यहां पे पूछा गया है सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का। चंद्रमा, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। डीमोस, ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। फोबोस, डीमोस। गैनीमेड, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और यह किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। ग्रह का भी याद रखिए। टाइटन, ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इस तरह से ये सारे फैक्ट याद रखिए। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, ये बृहस्पति ग्रह का है। और सबसे छोटा उपग्रह यदि पूछा गया जाए तो मिरांडा यूरेनस में है। तो इस तरह से दोनों फैक्ट को भी याद रखिए। ये आसान सा क्वेश्चन है।
भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत के प्रथम नागरिक कौन कहलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहां पे ऑप्शन में देखिए तो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी पुस्तक है? गुलामगिरी। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। लाला लाजपत राय की कौन सी पुस्तक है? अनहैप्पी इंडिया। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और भी पुस्तकें हैं जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योतिबा फूले की कौन सी पुस्तक है? गुलामगिरी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अनहैप्पी इंडिया जो प्रश्न पूछा गया है लाला लाजपत राय। वंदे मातरम किसकी पुस्तक है? तो ये अरविंद घोष की पुस्तक है। महात्मा गांधी यंग इंडिया हरिजन इंडियन ओपिनियन किसकी पुस्तक है? तो ये महात्मा गांधी की। देवेंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक कौन सी है? इंडियन मिरर। जेम्स हिक की बंगाल गजट और राजेंद्र प्रसाद की सत्याग्रह एंड चंपारण इंडिया डिवाइडेड। तो ये सारी के सारे पुस्तक पत्र पत्रिका इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, तो इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज कर लीजिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। ये डेट भी याद रखिए, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, महान वैज्ञानिक नोबेल विजेता, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सीवी रमन के जन्म दिवस को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के जन्मदिन को के रूप में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व और उनके जो राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं दिनांक सहित दिए, तो इनको देख लीजिए। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर, इसको याद रखिए। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सीवी रमन, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है हेनरी दुनांत के जन्म दिवस पर। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है, ये किसके जन्म दिवस पर? तो एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। और 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ये राजीव गांधी के जन्म दिवस पर। इस तरह से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको रिवाइज कर लीजिए, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? यहां पे पूछा गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, यूके में इसका मुख्यालय है। और ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, मानवाधिकार, जल संरक्षण। तो ये किससे है? ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार से संबंधित है। ये मानवाधिकार से संबंधित कार्य करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। पिछले बार ये प्रश्न पूछा गया है आर्मी अग्निवीर में, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप, यहां पे एक प्रश्न यही बन जाता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये मांजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप है। और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें गुजरात, आसाम, तेलंगाना, मेघालय। तो ये किस राज्य में स्थित है? ये आसाम में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये ब्रह्मपुत्रा और उसकी कुछ सहायक नदियां, मुख्य रूप से लोहित नदी वगैरह के मुहाने पर इसका माजुली द्वीप स्थित है।
तो मुख्य रूप से कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अग्नि मंदिर इनमें से किसका पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर इसमें से किसका पूजा स्थल है? ईसाई धर्म का कौन सा है? तो चर्च। यहूदियों का पूजा स्थल क्या है? आराधनालय बोला जाता है। पारसी धर्म का जो पूजा स्थल है वो अग्नि मंदिर है। पारसी धर्म का पूजा स्थल क्या है? अग्नि मंदिर है। और हिंदू धर्म का सभी जानते हैं मंदिर है, मुस्लिम का मस्जिद है। तो इस तरह से सारे के पूजा स्थल याद रखिए। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पारसी धर्म का अग्नि मंदिर बोला जाता है। तमिलनाडु का समुद्री द्वार के नाम से किस तट को जाना जाता है? जो तमिलनाडु का समुद्री द्वार है उसको किस तट के नाम से जाना जाता है? क्या कहलाता है तमिलनाडु का समुद्री द्वार? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, उत्तर सरकार। ये कौन सा? ये कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट को तमिलनाडु का समुद्री द्वार के नाम से जाना जाता है, उपनाम है इसका कोरोमंडल। ये मालाबार तट ये केरल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। केरल कर्नाटक वाले जो क्षेत्र है, जो समुद्री किनारा है, उसको मालाबार तट बोला जाता है। कोंकण तट किसको? तो ये कोंकण गोवा वाले क्षेत्र को, गोवा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को कोंकण तट बोला जाता है। उत्तरी सरकार ये उड़ीसा वाले क्षेत्र को बोला जाता है। तो इस तरह से इन सारे फैक्टों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? इरविन और गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? हम सभी को पता है इरविन और गांधी का जो समझौता हुआ था 1931 में। इरविन और गांधी को दो महात्मा कहने वाले कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा के नाम से पुकारा था। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? वन नेशन वन लीडर का नारा किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? ये हिटलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल करके पुस्तक है। तो ये भी यदि पूछा जाए कि माई स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, तो ये हिटलर द्वारा लिखे थे। इसके अलावा इसको फ्यूअर भी बोला जाता है। तो इस तरह से इन फैक्टों को भी याद रखिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही लागू है। तो ये किसकी? एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी. के राव समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। तो ये किसकी समिति? ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इस तरह से तीन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी और वो जो वर्तमान में लागू है। स्थापना किसकी कब की गई थी? 1957 में। और किसकी सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। यहां पे हमारे जीके के प्रश्न शुरू होते हैं। चलिए साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं। खंड बा को, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? इनमें से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो जो अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस, ये जो सारणी है, आवर्त सारणी है, उसके 18वें समूह में पाई जाती हैं। इसमें 6 गैस हैं। यहाँ पे देख लेते हैं वो कौन कौन सी गैसें हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन है। इस तरह से ये 6 गैसें हैं जो नोबल गैस होती हैं, अक्रिय गैस होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ये हीलियम गैस है। नोबल गैस कौन सी कहलाती है? तो हीलियम गैस है। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन सी गैसें नोबल गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इन सारी गैसों को याद रखिए। नेक्स्ट, आमतौर पर गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो गुब्बारे उड़ाए जाते हैं उनमें से कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। और उसका कारण क्या है? एक तो हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है, इसके कारण गुब्बारा ऊपर उठता है। दूसरा, हीलियम गैस अभी बात कर रहे थे नोबल गैस होती है, अक्रिय गैसें होती हैं, ये क्रियाशील गैसें नहीं होती, जिसके कारण इसके क्रिया होने की संभावना कम होती है और आग वगैरह लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम गैस। और यही कारण है कि आमतौर पर गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। अग्निशमक में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? जो अग्निशमक होती है उसमें कौन सी गैस लाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें, ऑक्सीजन,
हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस भरी जाती है अग्निशमक में? ये कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो सोडा बॉटल होते हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। तो इसमें से यदि कोई भी पूछे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। टमाटर का लाल रंग का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? यहां पे देखें कैरोटीन, तो कैरोटीन जो है वो गाजर के एक कलर का कारण है। गाजर का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। टमाटर का जो कलर होता है लाइकोपिन के कारण होता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर हो जाएगा। जो पूछा गया है टमाटर का लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन। जैंथ्रोफिल, हल्दी का जो पीलापन होता है वो जैंथ्रोफिल के कारण होता है। और चुकंदर का जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। तो इन सारे तत्वों को याद रखिए। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, हल्दी का जैंथ्रोफिल के कारण और चुकंदर का विटामिन के कारण। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? जो रक्त का थक्का बनता है वो किस विटामिन के कारण बनता है? विटामिन ए के कारण, विटामिन बी के कारण, विटामिन सी के कारण, विटामिन के कारण। तो किसके कारण बनता है? विटामिन के कारण। किसके कारण? विटामिन के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, वृद्धि का रुकना। इसको अन्य नाम रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी पूछा गया क्वेश्चन है, स्कारबिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। स्कर्वी, मसूड़े फूलना, अस्थियां कमजोर होना इत्यादि। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। रिकेटस, सूखा रोग इत्यादि होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। और विटामिन के को फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। तो इनके अन्य नाम भी याद रखिए और इनके कमी और से प्रभाव, जो कमी से होने वाले रोग हैं तो उनको भी याद रखिए। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? यहां पे कुछ धातुएं दी गई हैं, उसमें से कौन सा ऊष्मा का चालक है? द्रव दिए गए हैं पारा, बेंजीन, ईथर, पानी। तो इसमें जो पारा होता है यह ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और उस जो पारे का प्रयोग हम थर्मामीटर में भी करते हैं, तो इस तरह से इसको भी याद रखिए। ये भी पूछा जा सकता है थर्मामीटर में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो पारे का। और उसका कारण क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है, अच्छा चालक होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? जो लॉ ऑफ ग्रेविटी नियम को किसने परिभाषित किया था? तो किसने परिभाषित किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। किसने परिभाषित किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। और इन्होंने क्या बोला था? गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा न्यूटन ने की थी। और यह नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों या दो वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है F, और उनके द्रव्यमान क्या हो सकते हैं? m1, दो पिंड है तो दो के समानुपाती होता है, या प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये कहता है। और उनके मध्य की दूरी, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी r, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस तरह से दोनों फैक्ट याद रखिए। किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य जो कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, पहला। और दूसरा उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूसरा। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। किसने दिया था यह नियम? ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसी गोताखोर द्वारा गोता लगाते समय कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? जब गोताखोर गोता लगाता है समुद्र के अंदर और गहराई पर जाता है तो कान के पर्दे की फटने की संभावना ज्यादा रहती है, क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। वो किस कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी, उच्च वायुमंडलीय दाब, उच्च जल दाब, या उपरोक्त सभी। तो समुद्र के अंदर जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं तो जो जल का दबाव होता है वो बढ़ता जाता है। तो गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है? जल का दबाव बढ़ता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई वाटर प्रेशर। हाई वाटर प्रेशर के कारण ही गोताखोर द्वारा गोता लगाते समय कान के पर्दे की क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा उच्च जलदाब। और किसके कारण? उच्च जलदाब के कारण, क्योंकि गहराई पर जाते समय जल का दबाव बढ़ता जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शुद्ध जल किस तापमान पर फ़ारेनहाइट स्केल पर जम जाता है? यहां पे शुद्ध जल के फ्रीजिंग पॉइंट की बात की गई है, लेकिन किस स्केल पर? फ़ारेनहाइट स्केल पर। 0 डिग्री,
ये 0 डिग्री जमता है पानी, लेकिन किसके? सेल्सियस के। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी जमता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी क्या होता है? उबलता है फ़ारेनहाइट में। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबलता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी जमता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबलता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी जमता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी उबलता है। इस तरह से चारों फैक्टों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को कहते हैं। रेगिस्तान पे जहां पर रेत वगैरह होती है, वहां पे एक घटना होती है। मृग जब रेगिस्तान में खड़ा होता है तो उसे कुछ दूरी पर पानी होने का आभास होता है। यह किसके कारण होता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। वहां पे जब जाएगा तो उसे रेत ही दिखेगी और उसके कुछ अन्य दूसरी जगह पे उसे पानी होने का आभास होता है, तो बार बार वो उस जगह पे जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? मृगमरीचिका कहलाती है। पानी होने का आभास तो होता है, लेकिन यथार्थ में पानी नहीं होता, बल्कि वो आभास होता है। और ये किसके कारण होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये रेगिस्तान वगैरह, जो रेगिस्तान का एरिया होता है, वहां पे इस तरह की घटनाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग धोने के सोडे के रूप में किया जाता है? धोने के सोडे के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यहां पे ऑप्शन में देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम धोने के सोडे के रूप में करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में सोडियम बाई कार्बोनेट है, तो इसको खाने के सोडे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक नाम जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, जिसकी बात कर रही थी, फार्मूला Na2CO3। खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ब्लीचिंग पाउडर सोडियम हाइपोक्लोराइड CaClO। और विनेगर एसेटिकम CH3CO2H। तो इस तरह से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी का भी रासायनिक नाम पूछा जा सकता है या रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है, तो इन नोट कर लीजिए। फिटकिरी का प्रयोग किस रूप में होता है? फिटकिरी का प्रयोग किस रूप में होता है? हालांकि फिटकिरी के और बहुत से भी उपयोग हैं। यहां पे पूछा गया है जल शोधक, उर्वरक, रोगाणुनाशक, पीड़ाहारी। तो ये जल शोधक के रूप में फिटकिरी का उपयोग होता है। इसके अलावा आप देखे होंगे सैलूनों में शेविंग के बाद जो कटने फटने में भी फिटकिरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से अन्य उपयोग हैं। यहां पे पूछा गया जो ऑप्शन है, इसमें जल शोधक के रूप में फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसे बोला जाता है? यहां पे ऑप्शन में देखें तो हीलियम, जेनान, रेडान, नियान। तो इनमें से कौन सी गैस है? तो इसमें से जेनान। जेनान को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है, क्योंकि ग्रीक भाषा में जेनान का मतलब होता है स्ट्रेंजर। इसलिए इसको, किस गैस को? जेनान गैस को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है या अजनबी गैस बोला जाता है। तो याद रखिए। निम्नलिखित युग्मों में को सुमेलित कीजिए। यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं और उनके अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है, सही जोड़ा चुनना है। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। बी का फर्स्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। सी का 4 हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। तो इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए, क्योंकि इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इनमें से कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, अग्नाशय। तो इसमें से कौन सी?
अग्नाशय ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। डिटेल देख लेते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतःस्रावी क्या होता है? यह मुख्यतः शर्करा रक्त को विनियमित करता है। अंतःस्रावी का कार्य क्या है? यह शर्करा रक्त को विनियमित करता है और बाह्यस्रावी का यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरह की क्लास के साथ हम फिर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर दीजिए, उसमें उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।